जो काम सीजीआई सूर्यकांत इतने दिनों में नहीं कर पाए, वो इस शख्स ने एक दिन में करके दिखा दिया। आपको याद होगा कि कल ही एक वकील ने कुछ वीडियोस पेश करनी चाहिए थी सीजीआई सूर्यकांत के सामने। उसने कहा था कि एक बार संज्ञान में मुद्दा ले लीजिए, सुनवाई बाद में कर देना। लेकिन सीजीआई ने कहा कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है ये सब देखने के लिए। शायद उनको लगा होगा कि ये गैर जरूरी मुद्दा है। छात्रों का मुद्दा, बर्बरता का मुद्दा, पुलिस की गुंडागर्दी का मुद्दा सीजीआई के लिए गैर जरूरी हो गया। लेकिन यहां पर यह शख्स दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय जी ने एक नजीर पेश कर दी है दोस्तों। जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया, वो काम दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया। दरअसल हुआ क्या कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास 2 पीआईएल दाखिल हुई थी और इन्हीं की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि भाई मामला तो बहुत गंभीर है और दिल्ली पुलिस को 4 हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने अपना बचाव करने की भी कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर ये घटनाएं इनके साथ हुई हैं तो ये अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पुलिस स्टेशन में, अलग अलग मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायतें लेकर जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पता है क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि दोनों घटनाएं एक ही समय पर एक ही जगह पर हुई हैं। यानी कि जो 2 पीआईएल दाखिल हुई थी वो दोनों घटनाएं संसद मार्च में घटित हुई थी। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ 2 पीआईएल हैं और कितने लोगों के साथ बर्बरता की गई है, कितने छात्रों के साथ, कितने लड़कों के साथ, कितनी लड़कियों के साथ बर्बरता की गई है। आखिरकार उनकी पीआईएल पर, उनकी पीआईएल कब दाखिल होंगी, उनके ऊपर सुनवाई कब होगी, ये आज बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसकी रीढ़ पूरी तरह से सरकार के कब्जे में आ चुकी है और आज एक बहुत बड़ा फैसला सीजीआई सूर्यकांत को भी लेना पड़ा। दरअसल दोस्तों, जो दिल्ली में अब जो कुछ भी चल रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो संसद मार्च हुआ उसके बाद जिस तरीके से भीड़ बढ़नी शुरू हुई और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर देते हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस हैं, वकील हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेट्रो का यूज करते होंगे पहुंचने के लिए। क्योंकि भैया दिल्ली के ट्रैफिक का क्या हाल है आपको पता है, जाम लगे रहते हैं लगातार, लोग पसीने में तरबतर रहते हैं, तो ज्यादातर लोग मेट्रो से चलना पसंद करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है, मेट्रो स्टेशन, वो बिल्कुल जंतर मंतर के पास में है। अब जितने भी वकील हैं, जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले याचिकाकर्ता हैं, सभी को तकलीफ और दिक्कत तो होनी लाजमी है। सभी को दिक्कतें होने लगी। वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो कैसे पहुंचे? ऑटो करके जाते हैं तो इतना महंगा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के मन में ये सवाल था कि जो दिल्ली मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए बनाई गई है, आखिरकार ऐसे वक्त में जब इतनी गर्मी हो रही है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लोग उसमें पहुंचना चाहते हैं, जंतर मंतर पर आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, फिर भी दिल्ली मेट्रो को बंद क्यों किया गया है? ये हर एक व्यक्ति के मन में सवाल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको भी दरकिनार करता रहा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत ने भी ये सवाल रखा है कि आखिरकार इतने मेट्रो स्टेशन क्यों बंद किए गए हैं। सरकार से जवाब मांगा है इतने दिनों बाद सही। शायद लोगों ने ट्रोल किया, लोगों ने कहा कि न्यायपालिका की रीढ़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब हमें किसी से इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह की तमाम टिप्पणियां, इस तरह के तमाम बयान लोगों की तरफ से, नेताओं की तरफ से आने लगे। और उसके बाद सीजीआई के सामने जब ये मुद्दा पहुंचा कि 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, उनको बंद रखा जा रहा है, इससे यात्रियों को जो रोज ट्रैवल करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं, तो बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है। तो इसके ऊपर आप कुछ फैसला सुनाइए। तो इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर लंच तक 16 मेट्रो स्टेशन चालू नहीं होते हैं, शुरू नहीं होते हैं, अगर फिर से उनको वैसे ही बंद रखा जाता है, तो हम इस पर तुरंत सुनवाई करेंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे कि आखिरकार इतने सारे मेट्रो स्टेशन बंद क्यों किए गए हैं। अब जरा सोचकर देखिए दोस्तों, 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने का इतना बड़ा मुद्दा हो गया। इतनी सी तकलीफ होते ही सबको परेशानी होने लगी। और जो संसद मार्च में छात्रों के साथ हुआ, वो गैर जरूरी मुद्दा हो गया। खुद सीजीआई का बयान था भाई। अब वही सीजीआई जब दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद इतना बड़ा आदेश दे रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा हो गया ये, तो क्या जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई,
जिस तरीके से लाठियों में कील ठूस ठूस कर बच्चों का खून उन दिल्ली की सड़कों पर बहाया गया, क्या वो गैर जरूरी मुद्दा है? क्या उसमें सीजीआई की दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे देश की न्यायपालिकाएं आज सरकार के नीचे इतनी दब चुकी हैं कि वो स्वतः जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज तक नहीं उठा सकती? आखिरकार ये देश में चल क्या रहा है दोस्तों? लेकिन डीके उपाध्याय ने सीजीआई सूर्यकांत के सामने एक मिसाल पेश कर दी लोकतंत्र और संविधान की, और यह देखते हुए सीजीआई सूर्यकांत को भी मेट्रो स्टेशन बंद होने पर एक जवाब सरकार से तलब करना पड़ा। अभी हाल फिलहाल की जो खबरें आ रही हैं उसमें एक खबर और बड़ी तेजी से वायरल हो रही है दोस्तों। दरअसल एक बच्ची थी, साक्षी, उत्तराखंड की बच्ची थी, आदिवासी बच्ची थी, उसको चोट लगी थी सर में और वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट थी और वेंटिलेटर पर थी, काफी दिनों से वेंटिलेटर पर चल रही थी। खबर दोस्तों पता नहीं, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक उस बच्चे के साथ कुछ बड़ा हो गया है। मैं वो शब्द बोल तो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? अब तक सिर्फ बात चोटों तक सीमित थी, लेकिन अगर बात चोटों से आगे बढ़कर मौत तक पहुंच जाती है, अगर किसी आंदोलनकारी की, किसी प्रदर्शनकारी की, पुलिस की इस बर्बरता के बाद अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, कुछ उसकी जान चली जाती है, तो जवाबदेही किसकी होगी? क्या फिर भी सीजीआई सूर्यकांत इस मुद्दे को गैर जरूरी मानेंगे? ये देश के युवा हैं, कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। और जिस तरीके से एक इमरजेंसी जैसा माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा है, जैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को घसीटा गया, जिस तरीके से उनके चेहरे पर एक खून साफ तौर पर देखा जा सकता था, और जिस तरीके से आज संसद में बहस चल रही है, जिस तरीके से इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से छात्रों के ऊपर आंसू गैस और पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया गया, क्या ये गैर जरूरी मुद्दे हैं? तो फिर जरूरी क्या है? राम रहीम की पैरोल की दरख्वास्त जरूरी है, या फिर आसाराम बापू की जो बेल है उसकी सुनवाई जरूरी है? शायद ये जो हमारी न्यायपालिका है ये बलात्कारियों की सुनवाई को ही ज्यादा अहम मानती है, और जो याचिकाकर्ता ऐसे होते हैं जिनका किसी गुनाह में कोई हाथ नहीं होता, जो बेगुनाह होते हैं, पुलिस उनके ऊपर बर्बर लाठियां बरसा देती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए गैर जरूरी मुद्दे हो जाते हैं। तो आज जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी ने कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई, क्या सच में, क्या वास्तविकता में ये आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है? जरा सोचकर देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के समय में क्या होता था। अंग्रेजों के नीचे जो काम करते थे, जो सिपाही होते थे, वो भारतीय ही होते थे और वही अपने भाइयों पर जुल्म करते थे। लेकिन यहां तो मोदी सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई। उसने भीड़ के अंदर अपने ही लोगों को भेष बदलकर लाठी पकड़ाकर घुसा दिया। वो किसी से छुपे हुए नहीं है, वो कोई दूर दराज के लोग नहीं है, यहीं आसपास के लोग हैं जिन्हें दिहाड़ी पर बुलाया गया था, दिहाड़ी के गुंडे थे वो। और अब सीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत दीप के आशुतोष रांका लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भीड़ में कम से कम 2 से 3 हजार गुंडों को भेष बदलवाकर घुसवा दिया गया है, ताकि वो हिंसा फैलाने की कोशिश करे, जिससे कि पुलिस को फिर से एक बहाना मिले और वो फिर से लाठीचार्ज करे और इस प्रदर्शन को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करे। फिर से उसी तरीके का एक षड्यंत्र दिल्ली की सड़कों पर रचा जा रहा है। क्या फिर से जो 2000, 4000 या फिर 10,000 अलग अलग गिनतियां हैं, जो फोर्स बुलाई गई है, जिनका तमाम मीडिया चैनल्स दावा करें, हमने भी कल एक खबर की थी इस पर, क्या वो फोर्स बुलाने के पीछे यही मकसद है कि किसी भी तरीके से इस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचला जा सके? तो आखिरकार एक आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे?
आखिरकार ये युवा जिसके अंदर इतना रोष है, इतना दर्द भरा हुआ, इतना गुस्सा है, वो अपनी तकलीफ किसको सुनाए और उसके लिए ढाल बनकर कौन खड़ा होगा? अगर हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे आम नागरिकों को इंसाफ और न्याय सरेआम वीडियोस हैं और वो वीडियोस चीख चीख कर कह रहे हैं, इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों को गैर जरूरी मानता है, इन पर सुनवाई नहीं करना चाहता, तो देश का युवा शांत रहे तो किस बिहाफ पर रहे? वो उम्मीद रखे तो किससे उम्मीद रखे? आखिरकार उसके आने वाले समय में उसका भविष्य कैसा होगा? क्या अंधकार में होगा? और अगर अंधकार में होगा तो उसे रोशनी कौन दिखाएगा? ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बहन हैं, इनको रोशनी दिखाने का काम कौन करेगा? क्या ये अंधेरे में भटक जाएंगे? क्या जिस तरह से नीट पेपर लीक में बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, ये एक ट्रेंड बन जाएगा? और अब देश के युवा अगर कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या इसी तरीके से घुट घुट कर मरते रहेंगे और उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी? उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं होगी? कोई सरकार ये सुनिश्चित नहीं करेगी कि आगे से ऐसा नहीं होगा, या फिर जिसने किया है उसको बर्खास्त किया जाएगा एक नजीर के तौर पर? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों एक प्रतीक बन चुके हैं। अगर ये अब भी शिक्षा मंत्री के पद पर बने रह जाते हैं तो छात्रों के लिए इससे ज्यादा बड़ी तकलीफ कुछ नहीं हो सकती है कि उन पर लाठियां बरसाने वाला तानाशाही सरकार उसी शख्स को उसी कुर्सी पर बिठाए रखना चाहती है जो कुर्सी उनको कुचलने के लिए, उनकी आत्महत्याओं के ऊपर रखी गई है। कौन जवाबदेही तय करेगा दोस्तों? कौन आगे बढ़कर आगे आएगा? देखिए, गुरुद्वारों की मिसाल पेश की है उन्होंने। जब छात्र दौड़ाए गए, पुलिस उनके पीछे पीछे गई तो छात्र दौड़ते दौड़ते बंगला साहिब तक पहुंच गए। सोचिए कितनी दूर है जंतर मंतर और बंगला साहिब। और बंगला साहिब ने, गुरुद्वारे ने उन्हें पनाह दी, ढाल बनकर सामने खड़े हो गए पुलिस के कि इस लकीर को पार करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सिखों ने जिस तरीके से इंसाफ और न्याय के लिए आवाज उठाई है, लड़ाई लड़ी है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो एक छात्र, एक बेटा, एक भाई, एक बहन, उसके लिए कौन खड़ा हो रहा है पूरा देश देख रहा है। और कौन इस समय में गद्दार है, कौन देशभक्त है, ये भी लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। और इसका जवाब भी वो समय आने पर जरूर देंगे। दोस्तों, बाकी आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।